क्योंकि ये परीक्षा आपके ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए नहीं, परीक्षा निकालने के लिए है। 99% लोग इस बदलाव को ही नहीं समझ पाते और वो रेस के पहले ही रेस से बाहर हो जाते। सीधी सीधी सरल सरल सी पढ़ाई है, वैसे पढ़ना है, इससे ज्यादा कोई पढ़ भी नहीं सकता। बेवजह होशियार बनने की कोशिश नहीं कर। हमने स्कूल में अपने आप को, माँ बाप को ऐसे कई सालों तक उल्लू बनाया है। तो जब आप इतने सारे झूठ बोलेंगे, उसके साथ जो 4 झूठ और बोलना है वो मैं बता। तो हमने जो कहा वो ब्रह्म वाक्य है, ये भी समझ आएगा कि सौरभ सर उल्लू तो नहीं बना रहे। तो यहाँ आके आप गधों टाइप लगे रहोगे ऐसे ऐसे, और फिर आखिरी में आप करंट के नाम पर बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के इतिश्री कर लेते हो, और इस तरीके से आप अर्थशास्त्री हो गए, रघुराम राजन से थोड़े नीचे। जो किसी से बनता है और किसी से नहीं बनता है वो आपका सिलेक्शन करवा। प्री और मेंस में क्या बाइफिकेशन रखना है, क्योंकि ये पीसीएम की क्लास है तो ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या सारा मेंस होता है, या सीजी में, छत्तीसगढ़ में स्पेशली, यूपीएससी से कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं हैं। तो पहले मैं एक सिलेबस डिकोड कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, फिर हम एक एक करके टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि ये जो आपका टॉपिक है ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन इकोनॉमी। लाइक एनी अदर सब्जेक्ट हम इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे। व्हाट इज टू बी स्टडी, व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस, फ्रॉम वेयर वी नीड टू स्टडी, एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच, कैसे पढ़ना है। सो व्हाई, व्हाट, व्हाई, फ्रॉम वेयर एंड हाउ, These 4 things you need to understand। क्या का मतलब सिलेबस होता है, और सिलेबस जानना इसलिए जरूरी होता है ताकि पहला तो आप गैर जरूरी टॉपिक ना पढ़ें, क्योंकि ये परीक्षा आपके ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए नहीं, परीक्षा निकालने के लिए है। बाजार में, किताबों में सिलेबस बहुत सारा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी पढ़ना है। तो यू नीड नॉट टू बी द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको एज पर सिलेबस पढ़ना है। एज पर सिलेबस तब पढ़ सकते हो जब पता हो कि सिलेबस क्या है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करो, उसके पहले सिलेबस आपको बैक ऑफ योर हैंड, मतलब हर तरीके से याद या कंठस्थ होना चाहिए। दूसरा ये इसलिए भी जरूरी है कि आप इकोनॉमिक्स में ये शब्द का महत्व बार बार सुनते हैं। करंट, किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, किसी ऑडियो वीडियो आर्टिकल में, युवाचार समाचार में, दृष्टि की मैगजीन में कोई टॉपिक आया है, वो आपके करंट के काम का है, ये कैसे पता चलेगा? जब आपको सिलेबस याद होगा। यदि आपको सिलेबस ही याद नहीं है तो आप कैसे पता करोगे कि वो जो टॉपिक आया है, वो जो आर्टिकल आया है, वो जो ऑडियो वीडियो आर्टिकल है, वो आपके काम का है या नहीं। और फिर आखिरी में आप करंट के नाम पर बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के इतिश्री कर लेते हो, और फिर सोचते हो कि इकोनॉमिक्स में करंट बेस्ड टॉपिक्स नहीं बने। तो आपसे इकोनॉमिक्स में करंट बेस्ड टॉपिक इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस नहीं पता है। तो सबसे पहली जरूरत क्या हुई, जल्दी बताइए? सिलेबस पता होना चाहिए। उस सिलेबस पर हम जाएंगे कोड डिकोड, पर पहले आगे चलते हैं। तो सिलेबस क्यों, क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, समझ रहे हैं क्या है, बताता हूं मैं आपको। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है? 3 रीजन है। पहला, इसमें तुलनात्मक लाभ है, कंपैरेटिव एडवांटेज। इसका मतलब क्या है? वह विषय जो सबसे बनता है वो आपको सिलेक्शन की दौड़ में बनाए रखता है, जैसे छत्तीसगढ़। वह विषय जो किसी से बनता है और किसी से नहीं बनता है वो आपका सिलेक्शन करवाता है। 2 या 4 विषय जो कई लोगों को कठिन लगते हैं, एक साइंस मैथ्स लीग हो जाती है, आर्ट्स वाले में फिलोसफी हो जाती है, पब्लिक एड हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाती है, और ज्योग्राफी हो जाती है, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी सबसे बन जाती है। तो आपको ऐसे विषयों पर फोकस करना चाहिए जो जनरली दूसरे बच्चों से ना बने, या दूसरे बच्चे जिससे डरते हैं, क्योंकि यदि आपसे वो बनेगा जो दूसरों से नहीं बनेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप इसको कैसे भी सोचिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है? कॉम्पिटिशन में आगे होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स इसलिए बनना जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स कैसा है? कठिन। इसीलिए तो आप इंस्टीट्यूट में हो, वरना बाबर के पापा कौन थे इसको पढ़ने के लिए आपको इंस्टीट्यूट आने की क्या जरूरत है? तो ऐसे विषय जो कंपैरेटिवली टफ हैं उनको यहाँ समझ के यदि दिल्ली आईएएस या किसी भी संस्था में अच्छे से पढ़ाया जाता है तो ये आपको दूसरे बच्चों पे एडवांटेज देता है कि ये ना कॉलेजेस में अच्छे से पढ़ाया जाता है, ना ज्यादा टीचर्स इसके लिए अच्छे से अवेलेबल हैं। तो ऐसे में ये विषय आपको दूसरों से आगे रखेगा। तो हमेशा याद रखो, इस परीक्षा में सिलेक्ट होना है तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है जो दूसरों से नहीं आता है। दूसरी बात, सीजी प्री में 6 to 8 क्वेश्चन इससे आते हैं, 6 ट्रेडिशनल, 2 करंट बेस्ड, किससे? इंडियन इकोनॉमिक्स। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मेंस में 75 अंक
इसका सवाल इससे आना है। जिसको आप सीजी इकोनॉमी कह रहे हैं, वहां सीजी इकोनॉमी जैसा ज्यादा कुछ आता नहीं है। यदि वहां कोऑपरेटिव आ रहा है, वो भी इंडियन इकोनॉमी है। यदि वहां बजट के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, वो भी इंडियन इकोनॉमी है। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सिलेबस में, मेंस में लिखा जरूर है, लेकिन उसका भी 80% आधार इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी यहाँ है। इसके अलावा यहाँ लगभग 5 से 10 निबंध तैयार होते हैं। बेरोजगारी निबंध है कि नहीं, गरीबी निबंध है कि नहीं, महंगाई निबंध है कि नहीं, औद्योगिकरण निबंध है कि नहीं, कृषि संकट निबंध है कि नहीं, एग्रेरियन क्राइसिस, फिस्कल डिसिप्लिन, छत्तीसगढ़ का खजाना खाली हो रहा है, निबंध है कि नहीं, वित्तीय समावेशन, ये शब्द सुना है मोदी जी का आपने, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिर जनधन योजना निबंध हो सकती है कि नहीं, बैंकिंग रिफॉर्म निबंध हो सकता है कि नहीं, छत्तीसगढ़ की कोऑपरेटिव संरचना निबंध हो सकती है कि नहीं। यानी आपके कोर्स के दौरान ही लगभग 10 से 15 बार मैं बोलूंगा, और यदि एक भी निबंध आपका इसमें से फंस गया तो एक निबंध होता है कितने अंक का। तो अब आपके पास पर्याप्त कारण है ये समझने के लिए कि आपको इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। एक वो है जो सिलेक्शन के बाद आप बोलेंगे, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आप सब 2 चीजें बोलेंगे। एक, मैं बहुत गरीब था, आजकल वही चल रहा है, मैंने बहुत संघर्ष किया, और सेल्फ स्टडी से सिलेक्ट हुआ। तो ये आजकल का ट्रेंड है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे लोकप्रिय होना है, और लोकप्रियता इससे नहीं मिलेगी कि आप अमीर थे और कोचिंग की। तो इसलिए हर कोई क्या है, आज गरीब है। हर किसी ने बहुत क्या किया है, स्ट्रगल। हर किसी ने एक टाइम खाना खा के लैंप के नीचे पढ़ाई की है, और बिना किसी कोचिंग की मदद के चयनित हुआ है। तो जब आप इतने सारे झूठ बोलेंगे, उसके साथ जो 4 झूठ और बोलना है वो मैं बता रहा हूं। और वो झूठ होंगे, आपने 10th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ी पहले, फिर आपने मिश्रा और पुरी की किताब पढ़ी, और दत्त और सुंदरम की किताब पढ़ी, फिर थोड़ा सा आपने लाल एंड लाल की किताब पढ़ी, क्योंकि आप 12वीं से पढ़ रहे थे, बहुत लगनशील व्यक्ति थे, 12th से आपने शुरू कर दिया था। ये दोनों किताबें लगभग 2-2 हजार पेजेस की हैं, इतनी मोटी। पढ़ रहे होते तो आप पढ़ा रहे होते, कहीं अब सिलेक्शन नहीं होगा। क्या क्या बोलना है वो बता रहा हूं। और फिर अंततः आपने टाटा मैग्रा हिल में किसकी किताब पढ़ी, रमेश सिंह की किताब। और इस तरीके से आप अर्थशास्त्री हो गए, रघुराम राजन से थोड़े नीचे, और आपसे सारे बनने लगे। समझ गए क्या बोलना है, मैं खुद ही बोल रहा हूं, ये बोल देना है, ठीक है, इसके साथ कि मैंने खुद से सारा कुछ किया है, ठीक है। लेकिन वास्तव में कहां से पढ़ना है, आपको 2 किताबें मिलेंगी, इसी कवर के साथ हिंदी और इंग्लिश में है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादा होशियार नहीं बनना है। बाजार में फ्री में मिलता है, चाहे पैसे में मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास टाइम है पढ़ने का, ठीक। जो भी इधर उधर उल जलूल पढ़ेगा वो निपटेगा। एक बार बताऊंगा, मर्जी आपकी, जिंदगी आप। क्या पढ़ना है, सिर्फ ये 2 किताबें। इनमें से भी क्या क्या पढ़ना है, जो मैं टॉपिक बताऊंगा, इतना पढ़ के भी आपकी ठीक ठाक उम्र निकल जाती है, आप जानते हैं। समझ गए। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहीं से पढ़ के आना है। आपकी अच्छी किस्मत है, पहले हम एक आध ये हिंदी लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश में भी है। कैसे पढ़ना है मैं 100 बार बोल चुका हूं, आप में से जो पहले सुने होंगे, जो पहली बार सुन रहे हैं। पढ़ने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहली चीज, ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी है, पढ़ना है। जो प्लानिंग करते हैं वो पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते हैं वो बेजरूर प्लानिंग वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करते। जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा घर से पढ़कर आना है, ताकि आपको यहाँ आकर ये समझ आए जो मैंने पढ़ाया है वो 40 से 80% हो जाएगा यदि पढ़ के आओगे। दूसरा ये भी समझ आएगा कि सौरभ सर उल्लू तो नहीं बना रहे भाई। यदि तुम गधों की तरह मुंह उठा के आ जाओगे तो मैंने गोदागादी की या पेंटिंग तुमको कैसे पता। तो किसी भी टीचर को चेक भी करना चाहिए, चाहे मेरे जितना वरिष्ठ हो। यही बात कही कि आप ये चेक करिए कि हम जो बता रहे हैं और वो कितना सही है। अदरवाइज तो हमने जो कहा वो ब्रह्म वाक्य है। और ये कैसे पता चलेगा आपको, जब आप घर से पढ़कर आए। तो आपके अटेनमेंट के लिए भी जरूरी है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है, और ये देखने के लिए भी जरूरी है कि समझने के अलावा कि आपको ठीक ढंग से पढ़ाया जा रहा है। पढ़कर आने के बाद एक और फायदा होगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्लास में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। क्योंकि यदि घर से पढ़ के आए और आपको लगा रही है तो लिखा हुआ है, तो यहाँ बैठ के आराम से सुनो। लेकिन यदि आपको पता ही नहीं है कि बुक में क्या है तो यहाँ आके आप गधों टाइप लगे रहोगे ऐसा। तो ऐसा परजीवी लोग करते हैं, आप बुद्धिजीवी बनो। आज तक मैंने 25 साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ाते, एक भी इंसान नहीं देखा जिसने सर के लिखाए हुए नोट्स को एज इट इज आंसर में लिख के आया हो। वहां जाकर नोट्स से नहीं, मन से लिखना होता है। क्योंकि सर की भाषा, शैली, अभिव्यक्ति यहां से समझकर अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है।
आप कितना भी कोशिश कर लो, इतना बड़ा सिलेबस है, आप सारा रट के नहीं जा सकते। पर आप में से 95% लोग इस बदलाव को ही नहीं समझ पाते और वो रेस के पहले ही रेस से बाहर हो जाते। बचे 5% जो इस लेवल पर एफर्ट करते हैं, उनमें से 1% सक्सेसफुल लेवल की तरफ जाते। और जो भी इस डिपेंडेंट अप्रोच पर चलता है कि सर ने लिखवा दिया अब वही लिख के आना है, एक तो सर बहुत ज्यादा लिखवाते हैं, मैं हूं चाहे कोई और रहे, और आपको एग्जाम में लिख के आना है मैक्स टू मैक्स 175। तो यदि पूरा रट के जाओगे तो वैसे भी उल्टी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज्यादा उल्टी हो जाएगी, फिर पेपर छूट जाएगा। तो यदि याद हो भी जाए तो वहां काम का नहीं है। दूसरा, सर जनरलाइज टॉपिक पे लिखवाते हैं। जनरलाइज मतलब समझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था, वहां पर पूछा जाता है अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, आपको स्पेसिफिक लिखना होता है। तो जनरलाइज रटा हुआ स्पेसिफिक में कैसे काम आएगा, वहां प्रश्न की जरूरत के हिसाब से लिखना होता है, और हम घर से सामान्य सामग्री लेकर जाते। और इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ज्यादा फोकस नोट्स बनाने से ज्यादा किस पर होना चाहिए, विषय को समझने पर, क्योंकि समझकर ही उत्तर लिखे जाते हैं। बाकी नोट्स तो आपकी बुक ही नोट्स है, ये वो नहीं है कि कहीं से कट कॉपी। मैंने बोल बोल कर लिखवाई है, जैसे क्लास में लिखवाता हूँ वैसे टाइपिस्ट ने बोल बोल कर टाइप किया है, तो अपने आप में नोट्स है। लेकिन खुद के लिखे हुए अच्छे लिखते हैं तो नोट कीजिए आप घर में, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ लिखने का जो पागलपन है वो कम हो जाएगा यदि आप घर से पढ़कर आओ। पढ़कर आने के बाद क्लास में कॉन्सेप्ट समझने पर ज्यादा ध्यान देना है, और जो जरूरी कंटेंट है उसको नोट करना है। ये जो नोट किया हुआ है यही फेयर कॉपी है, घर जाके फेयर कॉपी नहीं बनाना है, समझ गए। आप में से नए लोग भी हैं कुछ, जो घर जाके पक्की कॉपी बनाएगा वो बच्चों को तोहफे में देगा, कभी तैयारी की थी तुम्हारे काम आएगी, उसके काम ना आएगी, क्योंकि सारी पक्की कॉपी किसी की कभी बन ही नहीं पाएगी। 4 चीजें रखकर सबसे मिलाकर लिखना पढ़ाई करना नहीं होता है, उल्लू बनाना होता है खुद को। हमने स्कूल में अपने आप को, माँ बाप को ऐसे कई सालों तक उल्लू बनाया है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे थे, हम मुरब्बा बना रहे थे, सबका अचार बना रहे थे, सबसे कुछ कुछ लेकर, और ये सोच रहे थे एक दिन उस मुरब्बे को खाएंगे, जो दिन कभी आया ही नहीं। कई लोगों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ, आपके साथ। तो ऐसा गधापन, जब पता है गधापन है तो क्यों करना है। बेसिक बेसिक गलतियां हैं जो सब लोग लगातार कर रहे हैं, इसीलिए इस परीक्षा में बहुत सारे लोग भीड़ का हिस्सा हैं, क्योंकि मैं कितना भी कहूं वो करते फिर वही है, गधों जैसी हरकत। तो यहां पर कॉन्सेप्ट और रिक्वायर्ड कंटेंट पर फोकस करना है, और हर टॉपिक को चाहे आप सो पाओ नहीं सो पाओ, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, उसी दिन क्या करना है, रिवाइज कर, क्योंकि उससे फ्रेश रहेगा। उसी दिन रिवाइज करना है, और हर दिन ना हो सके तो वीक में एक दिन उस पर PYQs लगा। PYQ समझ गए, क्योंकि रोज रोज हो नहीं पाता, इतने क्वेश्चन भी नहीं बन पाते। एक हफ्ते में जितने टॉपिक हुए उस पर प्री में कैसे सवाल आए थे और मेंस में कैसे आए, एक एक आधा आधा घंटा लिख के देख लिए। आधा घंटे में 30, 60, 100, 250, 175 वर्ड्स तक एक एक क्वेश्चन लिख दिए, दो, और एक बार 25 से 30 क्वेश्चन उस विषय पर कहीं भी गूगल करोगे मिल जाएगा, सॉल्व करके देख लिए। यदि आपसे बन रहा है तो आप ठीक पढ़ रहे हो, नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। जहां दिक्कत है फिर उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप क्लास में पूछिए, खुद से पढ़िए उसको, बस इतना ही सिंपल तरीका है पढ़ाने का, ऐसा ही करना है, ज्यादा होशियारी। इसके अलावा जितने भी लोग टॉपर्स हों यूपीएससी में, आईएएस में, चाहे स्टेट्स में, वो सिर्फ एक चीज पर सिलेक्ट हुए हैं, कीप इट सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट अननेसेसरी। सीधी सीधी सरल सरल सी पढ़ाई है, वैसे पढ़ना है, बेवजह होशियार बनने की कोशिश नहीं कर, ठीक। इसके अलावा पता नहीं आप क्या करते हो, ये सब करने के लिए, इवन if आप 2 क्लास कर रहे हो, ये सारी चीजें करने के लिए आधा घंटा पढ़कर आने के लिए लगेगा, 3 घंटे क्लास में लगेगी, और आधा घंटा रिवाइज करने के लिए लगेगा। यानी एक क्लास कितने घंटे की है, 2 क्लास कर रहे हो दिन में तो कितने घंटे की है, 8 घंटे। इसके अलावा कुछ मत करो। इतना भी कर रहे हो तो तुम 8 घंटे रोज पढ़ रहे हो ना, बस इसमें कोई बैकलॉग जमा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप 2 घंटे और पढ़ सकते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा किसी पुराने सब्जेक्ट का रिवीजन कर रख लो, इससे ज्यादा कोई पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद ये 8 घंटे आप एक क्लास के हो गए, 2 घंटे आने जाने के हो गए, 10 घंटे हो गए, 8 घंटे सोने के हो गए, तो उसके बाद 2 घंटे पढ़ने के बाद खाने पीने में ही चला जाएगा। अब उसके अलावा कुछ है ही नहीं। फिर आपकी उम्र में डेंटिंग पेंटिंग भी होती है, उससे बात भी होती है, रीलर भी होते हो आप, इन्फ्लुएंसर भी होते हो आप, तो उन सब का समय तो मैंने गिना ही नहीं। तो इससे ज्यादा कोई पढ़ भी नहीं सकता। डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, उतना ही लो थाली में जितना खा सको, समझ गए। सो मूविंग अहेड, let us decode the syllabus of
इकोनॉमिक्स। ओनली प्री जो टॉपिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, इसमें बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स आते हैं। ये प्री में मेंस में लिखा हुआ नहीं है, हालांकि मेंस की बुक में हमने दिया है अर्थव्यवस्था की आधारभूत अवधारणाएं। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है, अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, समृद्धि क्या है, विकास क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, मार्केट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। करेक्ट, ये ओनली प्री में है, लेकिन इक्वली यूजफुल इन मेंस भी है। समझ में आ गई बात। दूसरा टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग है। 5 ईयर प्लान्स इसमें पढ़ी जाती थी, अब तो बची नहीं है। ये टॉपिक मेंस में नहीं है, तो इसको मेंस में पढ़ना भी नहीं है। एक तीसरा टॉपिक जो इकोनॉमिक्स प्री में पढ़ा जाता है वो डेमोग्राफी है, जनसंख्या, जनांकिकी। इस टॉपिक को मेंस में इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। एक टॉपिक है विदेश व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड, ये भी आपके मेंस में नहीं है। विदेश व्यापार ये भी आपके मेंस में, मतलब जो मेंस में नहीं है प्री में आता है, यूपीएससी वगैरह में वैसे बता रहा हूं। एक टॉपिक है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ध्यान से सुनना। इन्हें इकोनॉमिक्स प्री में माना जाता है, लेकिन इन्हें भी कहां पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेस साथ में है, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। करेक्ट है। तो इस स्थिति में ओनली प्री इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ने के लिए 3 टॉपिक बचते हैं। एक कौन सा हुआ, ये भी हमको मेंस में तो पढ़ना ही था, तो जो नहीं पढ़ने थे वाले कौन से 2 बचे, जल्दी बताइए। एक हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग और दूसरा हुआ, अब देखो यहां मेंस में क्या है, बाकी जितने भी टॉपिक हैं वो प्री और मेंस में क्या है, कॉमन। तो सवाल ये है कि कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। कॉमन मतलब जो प्री में भी है और मेंस में भी है। पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम है, गरीबी है, बेरोजगारी है, बैंकिंग है, मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन है, महंगाई। सुना है इन्फ्लेशन आपने, बाजार जिसमें मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, इनके बारे में पढ़ा जाता है। आप देखें तो इसमें से मुद्रा बाजार बेसिकली कौन सा होता है, बैंकिंग, और पूंजी बाजार को बोलते हैं शेयर बाजार। ये मेंस में नहीं है, ये भी सिर्फ किस में आ सकता है, प्री में। तो ओनली प्री में प्लानिंग, विदेश व्यापार के अलावा एक तीसरा स्टार लगाकर टॉपिक जोड़ लो, कौन सा बाजार, शेयर बाजार। ये मैं मेंस में नहीं पढ़ाता हूं, ये सिर्फ किस में आता है, प्री में। तो प्री कम मेंस में ये अलग से होगा, शेयर मार्केट। तो ये कॉमन है, मतलब प्री में भी पढ़ने होते हैं और मेंस में। अब यहां से आगे जाओ और कोई आपसे पूछे क्या कोई ओनली मेंस भी है, तो क्या कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो सिर्फ मेंस में ही पढ़े जाते हैं। तो आप कहेंगे ये टॉपिक 2 स्तरों पर है। इंडियन इकोनॉमी में हम जितने भी टॉपिक ऐसे टाइप पढ़ेंगे, जैसे मानव विकास, जैसे वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग, जैसे राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन, जैसे समृद्धि और विकास का अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता चेहरा, अरे अभी डंका बज रहा है ना 4, हाँ भाई, चेंजिंग फेसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता स्वरूप, जैसे महत्वपूर्ण केंद्रीय और राज्य योजनाएं। ये प्री में भी आता है, लेकिन मेंस में निबंध के तौर पे महतारी वंदन पर निबंध आ जाए, उज्ज्वला पर निबंध आ जाए, इंपोर्टेंट सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स, जैसे टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, जीएसटी सुधार, कर सुधार, ये सब राजकोषीय नीति में आता है, टैक्स वगैरह। तो जैसे टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, अभी नए सुधारों की बात चल रही है, डायरेक्ट टैक्स में सुधार, उसको डायरेक्ट टैक्स कोड कहते थे पहले, अब नाम बदला है। तो जैसे जीएसटी हुआ है वैसे ही डायरेक्ट टैक्स हुआ है। तो इन कर सुधारों की बात की जाए। और इसके अलावा आपके सिलेबस में मेंस में लिखा है इंडियन इकोनॉमी के साथ कौन सी इकोनॉमी, सीजी। तो यहाँ सीजी के सोशल इश्यूज, आप कहोगे सोशल इश्यूज तो पेपर 6 में है, नहीं, यहाँ सीजी के कुछ सोशल इश्यूज किसके नाम से दे दिए गए हैं, इकोनॉमिक्स के नाम से। छत्तीसगढ़ के कुछ सामाजिक मुद्दे, तो वो पेपर 6 में है, ट्राइबल नॉन ट्राइबल वाले वो अलग हैं। यहां पर कौन से सामाजिक मुद्दे हैं, महिला, चाइल्ड लेबर, एससी, एसटी, ओबीसी, बाल श्रम, ग्रामीण विकास,
ये सब किसके संदर्भ में? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। अब इसमें इकोनॉमिक्स कहाँ है बताओ? लेकिन ये किस नाम से है? तो छत्तीसगढ़ के सामाजिक मुद्दों को छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के नाम से पेपर 5 पार्ट 1 में डाला गया है। ये सब क्या कहलाएंगे? ओनली मेन्स। अब क्या होगा, आप में से कई लोग इसको याद करने की कोशिश करोगे और बोलोगे अरे यार ये वाला मिस हो रहा है। ये आपको तभी याद हो सकता है जब आपको सिलेबस वैसे ही समझ में आए जैसे मुझे आया। तो आप इस पर बहुत दिमाग मत लगाओ कि इसको रटना। ये इसलिए है कि पढ़ते समय दिमाग में रहे कि इसको किस अप्रोच से पढ़ना है, और नहीं भी आता है तो क्लास की शुरुआत में मैं करके दूंगा आपको। बस आपको उस अप्रोच को ध्यान रखना है। अब समझ में आया सिलेबस? चलिए।